हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऐसे कौन से की कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको ध्यान में रख करके जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो हम हमारे लिए परफेक्ट एंट्रीज प्लान कर सकते हैं। परफेक्ट एंट्रीज कैसे, मतलब मेरे को पता है कि मार्केट जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा चल रहा है कि अभी मार्केट पूरे मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा भी इस फॉर्म में स्ट्रक्चर बना हुआ है। जब हम स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स की बात करेंगे तो उनमें जो मोमेंटम आया था, मोमेंटम आने के बाद अभी वो लोग एक पॉज पर है। तो जो ये पॉज पर है, इस वाले पॉज पर अगर मार्केट ऐसा मूव करा तो हमें प्रॉफिट बन जाएगा अगर हमने कोई सा भी स्टॉक ले रखा है तो। पर इन दैट केस अगर मार्केट ऐसा नहीं परफॉर्म करा और ठीक इसी वाले जगह से यहां से मार्केट ने ऐसा डिप ले लिया और फिर जाकर के घूम के चला, तो इतने समय तक या तो हम स्टॉक में बैठे रहेंगे या फिर कुछ स्टॉक ज्यादा नीचे गए तो हमारे स्टॉप लॉसेस भी हो जाएंगे। ऐसे केस में मुझे परफेक्ट एंट्री कैसे मिलेगी? अगर मार्केट ऐसा मूव कर गया तो बहुत बढ़िया है, पर अगर ऐसे भी मूव करता है तो मेरे पास ऐसा क्या इंडिकेशन है जिसको देख करके मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कि ये जो है वो परफेक्ट सिनेरियो है एंट्री का। इसके बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अपन इस वाले चैनल पर क्या करते हैं, हर की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। अब आज हम स्विंग ट्रेडिंग के की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा काम करने का तरीका है जब आप मार्केट में पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जैसे मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट्स भी आए थे कि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम कुछ और काम कर रहे हैं तो साथ साथ क्या हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऑप्शंस में हमारे स्टॉप लॉसेस क्या होना चाहिए। भाई देखिए, अगर आप मार्केट को कंटिन्यूसली मॉनिटर नहीं कर सकते, कंटिन्यूसली मॉनिटर मतलब आप अगर आज ट्रेड बनाएं और कल के दिन आप दिन भर मार्केट ना देखो और तीसरे दिन आके सीधा मार्केट देखो कि क्या हुआ, अगर आप इस वाले फेज से निकल सकते हो तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेट सपोज अपन आ जाते हैं कि आप लोग मंडे को ट्रेड करते हो, ट्यूसडे और सीधा आता है वेडनेसडे। तो अगर आप अपने ट्रेड को मंडे को मॉनिटर करते हो, ट्यूसडे को नहीं देखते और सीधा आके वेडनेसडे को मॉनिटर करते हो, इसका मतलब आप ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए तो आपको मंडे को भी दिन भर मॉनिटरिंग चाहिए, ट्यूसडे को भी और वेडनेसडे को भी। कुछ लोगों का डाउट होता है कि हमारे पास बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटेजी पर उसका मैं स्टॉप लॉस प्लान नहीं कर पाता। मैं चाहता हूं कि वो 1200 रुपए माइनस दे एक लॉट पर तो मैं काट लूं। अब भाई वो 1200 माइनस दे एक लॉट पर, तो सबसे पहली चीज उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आपको पूरे समय बैठ के देखना पड़ेगा कि कब वो 1200 माइनस दे रही है। ऐसे में मेरे पास क्या होता है, स्टॉक की पावर आ जाती है। यहाँ पे जब हम स्विंग ट्रेडिंग करने को जाते हैं और सही समय पे अगर हमारी एंट्रीज होती है तो हमें सिर्फ शांति से वेट करना होता है। बाकी का काम मार्केट का होता है, वो ऑटोमेटिकली आपको पैसा देता है या फिर आपसे पैसा लेता है। पर अगर आप ट्यूसडे को मार्केट में मौजूद नहीं हो और मार्केट आपसे पैसा ले रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, शांति से वेट करना है। वेडनेसडे को जब मार्केट ओपन होगा तब आप फिर से काट सकते हो। पर यहां पर क्या होता है, ऑप्शंस के केस में होती है एक्सपायरी की दिक्कत। और जब ऑप्शन के केस में एक्सपायरी की दिक्कत आ जाती है तो फिर आप क्या होगा, भाई काटना ही पड़ेगा, ट्यूसडे को आकर के काटना ही है। अब जो भी प्लस माइनस चल रहा हूं मैं तो मॉनिटर नहीं कर पा रहा, मैं किसी चीज में बिजी हूं और अल्टीमेटली मैं ट्रेड को नहीं काट पाया। तो इस चीज का अपने को विशेष ध्यान रखना है। जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो अल्टीमेटली हमारा मोटिव ये होता है कि हम मार्केट में पूरा समय नहीं दे सकते, तब भी हम पैसा कमाना चाहते हैं। उस वाले केस से जाके हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने और वीडियोस बना रखी है जिसमें मैंने रोटेशन के बारे में बताया कि स्टॉक के रोटेशन कैसे होते हैं। 1 लाख रुपए में अगर मुझे स्टॉक के रोटेशन करना है तो कैसे करूंगा, उस वाले वीडियो के नीचे अगर मुझे सारे कमेंट्स आ जाएंगे कि भाई 5 लाख रुपए में स्टॉक के रोटेशन कैसे होते हैं तो मैं उसके ऊपर भी एक प्रॉपर इन डेप्थ डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी हम आ जाते हैं मुद्दे पर कि यहाँ पे अपने को करना क्या है। यहाँ पर मुझे स्पेसिफिकली 2 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है। एक मैं करूंगा MACD का और दूसरा मैं करूंगा RSI का। अब भाई ये हो गया, बोले ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, इसका फायदा क्या है? MACD हमें पहले से पता है कि क्या होता है, RSI हमें पहले से पता है क्या होता है। क्या हम इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? भाई अगर हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे ना तो इसको हम एज अ परफेक्ट एंट्री के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, डिस्काउंट में लेने के लिए, डिस्काउंट में चीज को लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि इसको देख करके अंधे की तरह जाके खरीदी कर रहे हैं कि भाई RSI नीचे आ गया अच्छा खरीद लेते हैं, MACD नीचे आ गया अच्छा खरीद लेते हैं। तो ऐसे हम काम नहीं कर रहे हैं। हमको पहले से पता है कौन से स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना है, उसके लिए हमने पूरा क्राइटेरिया बना रखा है। अगर आप क्राइटेरिया नहीं जानते तो मैं एक शॉर्ट में आपको क्राइटेरिया समझा देता हूं। सबसे पहले हमें देखना है कि टॉप गेनर के कौन से स्टॉक आ रहे हैं। जब हम टॉप गेनर के स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करते चले जाएंगे, हमें देखना है कि 3% 4% वाले टॉप गेनर कौन से आते हैं। जो 3% 4% वाले टॉप गेनर आते हैं वही आने वाले समय में 10% और 12% 15% के टॉप गेनर बनते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो 3-4% के टॉप गेनर हो जाते हैं लगत 3 से 4 दिन, उनमें क्या हो रहा होता है, ऐसी तेजी हो रही होती है। एक तेजी हुई 3%, अगली तेजी हुई 2%, अगली तेजी हुई 3% और उसके बाद एक ऐसा कैंडल देखने को मिलता है आपको, वो होता है सीधा 12%। तो ये तेजी हमको पकड़नी है और ये तेजी हमको पकड़नी है तो हमने पहले से क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि जो टॉप गेनर में आते जा रहे हैं वॉच लिस्ट मेड, वॉच लिस्ट मेड, वॉच लिस्ट मेड इकट्ठा करते जाओ और जिसका पैटर्न हमें सॉलिड लग रहा है उसमें जाके हम एंट्री प्लान कर देंगे और पूरी एंट्री करते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अगर हमारे पास 1 लाख रुपए तो हम मात्र 7,000 रुपए से जो है फर्स्ट एंट्री करते हैं। आप इस रेशो में अपने कैपिटल को बांट दीजिए कि अपने कैपिटल का 7% से ज्यादा मैं किसी भी स्टॉक में एकदम से जाके नहीं लगाऊंगा। भाई 1 लाख रुपए थे, 7,000 रुपए से एंट्री कर ली, शांति से बैठ गए। अब आप इसको अपने क्राइटेरिया के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आप जो 70,000 का खरीद लो। आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आप 1,40,000 का एक बार में खरीद सकते हो। पर वहां पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप नंबर ऑफ स्टॉक बढ़ा लो। यहाँ पे स्टॉक की क्या क्राइटेरिया है, 10 स्टॉक। जैसे ही फंड बढ़ेगा मेरे स्टॉक की क्राइटेरिया भी बढ़ जाएगी, मेरे पास आ जाएंगे 30 स्टॉक। तो जैसे 30 स्टॉक आएंगे वहां पर फिर और डिफरेंट तरीका बन गया। तो ये जो साइकिल है ना, एक बहुत ही गजब की साइकिल है। इस तरीके से ही पैसे कमाए जा सकते हैं। लोगों को लगता है
कि मेरे पास अगर 20 लाख रुपए आएंगे तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करके रोज के 5,000 रुपए कमाने लग जाऊंगा, तो मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाने लग जाऊंगा और बस ये हो गया, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं है। भाई सबसे पहले अपने आपको परफेक्ट बनाओ। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आप क्या करो, जो 20 लाख रुपए आप लेकर के आए हो, जाकर के प्लान करो उसको ऐसी जगह पर जिससे कि आप सेफ्टी के साथ में पहले 2 लाख रुपए कमाओ, भले 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 5 महीने लगे, पहले आप उसके ऊपर कुछ प्लस बनाओ। इसको 2 करो, 3 करो, 3.5 करो। जब आप इसको एक बार 3, 3.5 टच कर दो, किससे करोगे? मुझे तो सेफेस्ट तरीका यही लगा। अगर इससे सेफ जाना है तो फिर और टाइम लगेगा, फिर आपको लग जाएगा लगभग 1 साल। तो हमें 1 साल के लिए नहीं प्लान करना है। उसका सेफेस्ट तरीका क्या है? आप जाके ETFs परचेस करो, जो ETF नीचे करते जा रहे हैं आप उसकी खरीदी करो, पर वो और ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। हमें थोड़ा सा पैसा तेज भी चाहिए और अल्टीमेटली मुझे ऑप्शन ट्रेडर को बीट भी करना है। इसी तरीके से क्या मैं ऑप्शन ट्रेडर को बीट कर सकता हूं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। ये चीज का भी ध्यान रखना है, मैं इस तरीके से ऑप्शन ट्रेडर को भी बीट कर लूंगा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, अभी अपन समझ रहे हैं, पर अल्टीमेटली एक पूरी प्रोसेस है। सिर्फ एक वीडियो को देखने से अगर स्विंग ट्रेडिंग आ गई होती तो बातें क्या थी, हर कोई वीडियो देख करके सीख जाता। हमें कुछ परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना होता है, उसके बाद हमें डिस्काउंट्स में एंट्री चाहिए होती है, और डिस्काउंट्स में एंट्री लेने के बाद जाकर के जब हम एक के बाद एक 8, 10, 15, 20 स्टॉक में एंट्री करते हैं और अल्टीमेटली निफ्टी को साथ में कंबाइंड एनालिसिस करते हैं, तो जाके हम स्विंग ट्रेडिंग में सॉलिड पैसा कमा पाते हैं। सीधे चलेंगे यहां से चार्ट पर, और चार्ट पे चल के देखेंगे कि MACD और RSI यहां पर कैसा वर्क कर रहे हैं और कहां पे जाकर के मुझे परफेक्ट एंट्री मिल पा रही है। तो अब जो है अपन यहां पर ट्रेडिंग व्यू पर आ चुके हैं। ट्रेडिंग व्यू पर आने के बाद मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि आपको 2 इंडिकेटर प्लॉट करने हैं, MACD और RSI। पहले अपन एक बार इसको निफ्टी पे समझते हैं कि निफ्टी पे कैसा काम कर रहा है, फिर अपन चल के देखेंगे कि ये स्मॉल कैप के स्टॉक्स पे और मिड कैप के स्टॉक्स पे कैसा काम करेगा। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे अपन MACD में करेंगे बेस प्ले, और जब मैं RSI को देखूंगा तो RSI में मुझे चाहिए उसकी वीक होनी चाहिए अपसाइड, मतलब उसमें जो जंप होना चाहिए वो जंप थोड़ा सा अपसाइड की तरफ होना चाहिए, डाउन साइड का मोमेंटम नहीं होना चाहिए, जैसा मुझे अभी हाल दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है, थोड़ा सा पीछे आके देखते हैं। जैसे इस वाले केस में यहाँ वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे दिखाई देता है कि हाँ मार्केट ने एक जंप लिया, ठीक है। जंप लेने के बाद यहाँ पर अगर मैं MACD को चेक करता हूँ तो MACD जो है वो कोई इंडिकेशन नहीं देता है, ठीक है। प्राइस नीचे की तरफ आती है, प्राइस डिस्काउंट दिखाती है कि देखो डिस्काउंट में एंट्री हो रही है, पर MACD में कोई बेस प्ले नहीं हुआ। अगर MACD में कोई बेस प्ले नहीं हुआ इसका मतलब मैं यहाँ पर स्विंग ट्रेड नहीं कर सकता। यहाँ पर इस वाले केस में स्विंग ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा और पीछे खिसकते हैं, जब नीचे की तरफ मार्केट आया था तब यहाँ से अगर कोई बेस प्ले दिखाई देता है अपन उसको चेक करते हैं। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ पीछे का टाइम फ्रेम पे। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से मार्केट ने V-शेप रिकवरी ली। भाई हमको नहीं पता कि मार्केट पलट रहा है कि नहीं पलट रहा है, हमने क्या देखा, यहाँ पर MACD ने क्रॉस किया, ठीक है, और साथ साथ जो है क्या देखने में आता है कि इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर जो है एक बेस बना रहा है RSI, किसके ऊपर, 50 के ऊपर। क्या इंडिकेट कर रहा है कि हाँ स्ट्रेंथ है। देखिए RSI को बहुत से लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, वो ये देखते हैं नीचे आ गया तो खरीदना है, नहीं भाई यहाँ नहीं खरीदना है, जब ये यहाँ से घूम के वापस 50 को पार करेगा तब खरीदना है, इस चीज का ध्यान रखना है। अब मार्केट ने जब यहाँ से टर्न ले लिया, टर्न लेने के बाद जब इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे देखिए एक होल्ड हुआ है, उस वाले होल्ड में यहाँ पे MACD क्रॉस हुआ, ठीक। फिर ये दिख रहा है आपको प्राइस ऊपर की तरफ MACD मूव होते होते यहाँ पर थोड़ा सा रुक गया, हल्का सा रुक गया। तो ये जो पॉइंट पे रुका है ना, इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे उसने बनाया था बेस, और जैसे यहाँ से फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, ये आती है आपकी स्विंग ट्रेड की एंट्री कि हाँ यहाँ पर मुझे प्रॉपर ब्रेकआउट मिला है। तो ऐसे हम देखते हैं MACD और RSI को कि यहाँ पर RSI 50 के ऊपर स्ट्रेंथ प्ले कर रहा है, और साथ साथ यहाँ पर MACD ने जो है डायरेक्शन के ट्रेंड के डायरेक्शन में क्रॉस कर रखा है, और साथ साथ हल्का सा बेस बना रहा है, एक लाइन को फ्लेट कर रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे जो है MACD का और RSI का इस्तेमाल करना है। अब अपन सीधे चलेंगे स्टॉक्स पर, क्योंकि ये निफ्टी है। देखिए मैं आपको टफ जगह पे दिखा रहा हूँ, निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग करना आप लोगों को मजाक लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि निफ्टी का वेट बहुत बड़ा है। अब अगर यहाँ पर आप जाके सोचते हो कि मैंने 1000 पॉइंट्स निफ्टी में स्विंग ट्रेड पकड़ना है, भाई ये इतना कठिन है कि आप समझ नहीं सकते हो। आपको बहुत बड़ा मार्केट कैप आप चला रहे हो, अगर आप 1000 पॉइंट्स निफ्टी का आप स्विंग देख रहे हो, मतलब आप लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हो कि इतना बड़ा पैसा ऊपर नीचे हिलने वाला है। और ठीक इसी प्रकार से अगर आप मार्केट नीचे की तरफ देख रहे हो 1000 पॉइंट, मतलब आप लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए का फंड का डीवैल्यूएशन देख रहे हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है, प्राइस यहां पर बहुत मुश्किल से मूव करेगी, तो फिर कहां मूव करेगी? छोटे स्टॉक्स पे। चलो चल के देखते हैं। अब जो है मैं आपको एक स्टॉक के चार्ट पर ले आया हूं। स्टॉक के चार्ट पे आने के बाद सबसे पहली चीज, एक चीज ध्यान रखना है, अपना मोटिव है चीज को सीखना और समझना। तो समझने के हिसाब से अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, जैसा मैंने आपको क्या कहा कि MACD का होना चाहिए बेस फॉर्मेशन। क्या मुझे बेस फॉर्मेशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। RSI डिप से निकल करके ऊपर आना चाहिए। क्या डिप से निकल के ऊपर आया? बिल्कुल आया। क्या 50 को होल्ड कर रहा है? बोले बिल्कुल कर रहा है, 48.97 के आसपास है, बहुत बढ़िया है। अगर हल्का सा भी यहाँ से RSI ऊपर मुड़ करके होल्ड होना शुरू हुआ और यहाँ से MACD ने बेस बना के ऐसा मूव करना शुरू किया, यहाँ से MACD ऐसे निकले, जैसे ये सिनेरियो बना आप देखोगे यहाँ पर आपको एक ऐसा कैंडल देखने को मिलेगा, और उसके बाद प्राइस धीरे से होल्ड होकर के छोटे मोटे कैंडल बना करके हमारे हिसाब से ऐसे चलना शुरू कर देगी। तो ये जो है अल्टीमेटली हमको ओवरऑल बड़ा सिनेरियो दिखाई देता है। कैसे पता चला? प्राइस ऊपर से नीचे गिरी, ठीक है, प्राइस होल्ड हुई, होल्ड होने के बाद उसने एक जंप लिया, और जंप लेने के बाद हमको देखो डिस्काउंट एंट्री करा रहा है। क्या ये डिस्काउंट एंट्री? हाँ बिल्कुल है। क्या यहाँ पे ट्राई होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। कैसे पता चलता है? अल्टीमेटली मेरा मोटिव है क्या भाई, मैंने आपको क्या बताया, 1 लाख, ठीक है, 7000 डाल दिए, बस। हम इससे ऊपर की बात नहीं करते। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मेरे को एक स्टॉक मिल गया है, अब ये स्टॉक ढूंढना इतना आसान होता है? भाई नहीं होता है। यू नीड टू स्कैन लॉट ऑफ स्टॉक्स।
मैं अगर दिन भर में कम से कम, मेरा सैटरडे संडे एक ही काम होता है, अगर मैं सैटरडे को काम कर रहा हूं या संडे को काम कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूं कि मैं डिफरेंट स्टॉक्स को ढूंढ सकूं ताकि मैं अपने स्विंग ट्रेड के पोर्टफोलियो वाले सेगमेंट में कुछ बढ़िया सा ऐड कर सकूं। ऐसे में अगर मैंने सैटरडे और संडे दिया है तो मैं कम से कम वहां पर नहीं करके भी 200 से ज्यादा स्टॉक देख रहा हूं, जिसमें मैं आपको बता देता हूं 300 के आसपास स्टॉक्स जो है उनको मैं स्कैन करता हूं, जो मुझे ऑलरेडी पता होता है, जिनको मैं रोज देखता हूं, और 200 के आसपास वो स्टॉक होते हैं जो मैं नए देखता हूं, नए ढूंढने में आते हैं। अच्छा ये स्टॉक भी है, अच्छा ये स्टॉक भी, ऐसे स्टॉक भी देखने को आते हैं, अरे इसका अभी तक पता ही नहीं था, ये तो भागी चले जा रहा है, काश इसको पहले देख लिया होता। तो ऐसे केसेस भी आते हैं, पर मुझे क्या पता है कि इसको पहले नहीं देखा तो क्या हुआ, अब तो देख लिया, अब क्या करना है, डिस्काउंट का वेट करना है, फिर जैसे ऐसा डिस्काउंट मिलेगा अपने को एंट्री करना है। तो भागेगा कौन, स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो भागेगा वही जो और ऊपर में और ऊपर भाग रहा है। और अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या होगा, जो स्टॉक नीचे में आकर के और नीचे आ रहा है, और यहाँ पर मैं एसआईपी के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पैसा कौन लगाएगा, यहाँ पर पैसा वो लगाएगा जो एक आम आदमी है भाई, सिंपल सीधा सा काम करता है, उसको ये स्टॉक पसंद है, तो उसने क्या करा भाई, अपनी एसआईपी बांध ली, मैं स्टॉक के अंदर में एसआईपी करूंगा, छोटा मोटा फंड डालता चलूंगा। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का पार्ट, यहां हो गया तेज प्रॉफिट कमाने का पार्ट। अगर ऑप्शंस को बीट करना है और वो भी स्टॉक मार्केट से बीट करना है तो आपको स्विंग ट्रेडिंग का सहारा लेना पड़ेगा, वो भी स्मॉल कैप स्टॉक्स में। क्यों? क्योंकि इतनी आसानी से ऑप्शंस को हराना मुश्किल है। अगर ऑप्शंस ज्यादा रिटर्न देता है, वो क्यों देता है, क्योंकि वहां पर आप देखते हो 30 रुपए का ऑप्शन 300 हो जाता है। अब वो कितने दिन में होता है भाई, कितने दिन की बात नहीं है, 2 घंटे के अंदर होता है, 2 घंटे के अंदर। तो ये चीज 2 घंटे के अंदर होती है। यहाँ पे 30 रुपए का स्टॉक कितने दिन में 300 रुपए होता है, क्या 2 घंटे में होता है, क्या 1 महीने में होता है, कम से कम लगता है साल भर। 30 रुपए का स्टॉक 300 हो रहा है साल भर में, वो भी बहुत टाइम टेकिंग है, हुआ कि नहीं हुआ वो भी देखने वाली बात है। और 10 बार आपको बाहर निकालेगा, 30 का 100 होगा, फिर 60 होगा, फिर 60 का 180 होगा, फिर वापस से 90 होगा। तो वो स्टॉक ऐसे चलते हैं। ऐसे में यहां से ऑप्शन को बीट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, स्विंग ट्रेडिंग पे आना पड़ता है और डिफरेंट स्टॉक्स को रोटेट करना पड़ता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट से ऑप्शंस को बीट करना चाहेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक और केस है, अगर आप स्विंग और इन्वेस्टिंग करते रहोगे, जो लोग ऑप्शन टू ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां पर एक दिक्कत निकल करके आएगी कि अगर वो ऑप्शन में वापस लूज भी करने लगे, आप लूज नहीं करोगे, आपका पोर्टफोलियो बढ़ता ही दिखेगा। यहां पर सिर्फ एक ही समय पे दिक्कत आएगी, किसमें, स्विंग ट्रेडिंग में सिर्फ एक ही समय पे दिक्कत आने वाली, और वो एक ही समय है जब मार्केट गिरना शुरू होंगे। यानी कि जब निफ्टी हमें दिखेगा कि अब 20,000 आ सकती है, अब 16,000 आ सकती है, 12,000 आ सकती है, उस समय पे स्विंग ट्रेडिंग की थोड़ी पिटाई होगी और आप देखेंगे ऑप्शन में उस वक्त में अच्छे प्रॉफिट बनाने की संभावना बनेगी। पर ठीक इसके अपोजिट, अगर हमारा मार्केट बढ़ता ही चला गया और जो बात हो रही है कि भाई थर्ड इकोनॉमी बनेगा, तो थर्ड इकोनॉमी बनने के लिए वो यही दिखना है। मैं आप लोगों को भी बता देता हूं, अगर थर्ड इकोनॉमी बनना है तो निफ्टी हमको कम से कम 32 से 35,000 दिखना जरूरी है। और 32 से 35,000 दिखने के लिए सारे स्टॉक्स अपनी वैल्यूएशन से लगभग एटलीस्ट 50% ज्यादा बढ़ेंगे। मतलब अगर कोई स्टॉक का वैल्यूएशन सपोज 5,000 करोड़ का है तो वो 7,500 करोड़ जाएगा। अगर एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन 12,000 करोड़ का है तो वो एटलीस्ट 15,000 करोड़ 18,000 करोड़ जाएगा, तभी जाके अपन बोलेंगे कि हाँ इंडिया जो है वो थर्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। बिना इनके चले थर्ड इकोनॉमी नहीं दिखने वाली है, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है और अगर वो दिखेगा तो मार्केट बढ़ते चला जाना है, और अगर मार्केट बढ़ता चला जाना है तो स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज अपने को मिलती रहेगी। बस कुछ फॉल आएंगे, कुछ करेक्शंस आएंगे, उसमें हमें थोड़ा सा बाहर निकल के बैठना पड़ेगा या छोटी एंट्री करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा फंस गए तो बुरा मानने वाली बात नहीं भाई, सब लोग फंसते हैं, स्टॉप लॉसेस की संभावना बनेगी। तो इस हिसाब से जो है हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। क्या ध्यान रख रहे हैं, आरएसआई का ध्यान रख रहे हैं, क्या ध्यान रख रहे हैं, एमएसडी का ध्यान रख रहे हैं, और अल्टीमेटली सस्ते खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। भाई यहां लेने में इच्छुक नहीं हूं, यहां लेने में इच्छुक हूं, या यहां लेने में इच्छुक हूं, पर ऊपर में चढ़ के नहीं हूं। ठीक है, ये जंप हुआ, मैं यहां लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। कहां लेने में इंटरेस्टेड हूं भाई, यहां मिल जाता तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला, लेट मिला, कोई बात नहीं, अब मिल रहा है अब ले लूंगा। ऐसे वर्किंग करी जाती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।